चैप्टर नंबर 13 है बायोकेमिस्ट्री। इसका हमने टॉपिक पढ़ना है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। कल हमने किया था लिपिड्स और फैटी एसिड्स, तो आज इसके सोर्सेज करने हैं। पेज नंबर 106 सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स वाला पैराग्राफ है। फैट्स एंड ऑयल्स आर हाई एनर्जी फूड। फैट्स और ऑयल से हम लोग क्या लेते हैं, ज्यादा एनर्जी लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहा है, हाई एनर्जी फूड। और ये विटामिन ए डी ई भी देते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा है उन्होंने, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए डी एंड ई। दे आर यूज्ड टू बिल्ड ब्रेन सेल, नर्व सेल्स एंड सेल मेम्ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो सेल होंगे उन्हें क्या कहेंगे, ब्रेन सेल्स। नर्व के अंदर जो सेल्स होंगे उन्हें क्या कहेंगे, नर्व सेल। हमारा नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है, नर्व सेल से, ठीक है। और ब्रेन ब्रेन सेल से। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, सेल के ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये वाली जो होती है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये भी किससे मिलकर बनी है, इसमें भी लिपिड्स पाए गए हैं, ठीक है। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। वाटर में तो सोल्यूबल है लेकिन ऑर्गेनिक सोलवेंट में, वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ऑर्गेनिक सोलवेंट में है। ऑर्गेनिक सोलवेंट कौन से हैं, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ठीक है। The fat stored in the body insulate it as they are poor conductor of heat and electricity। जो फैट है हमारी बॉडी की वो हमें क्या करती है, बचाती है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो इसीलिए हमारी बॉडी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, सिर्फ इस फैट की वजह से। नेक्स्ट है 107 पेज। फैट एंड ऑयल्स आर सिंथेसाइज्ड नेचुरली बाय एनिमल्स, प्लांट्स एंड मेराइन ऑर्गेनिजम्स। ये वाला जो था ये क्या था, यूजेस से। पहले वाले पैराग्राफ के ऊपर लिख लो यूजेस ऑफ लिपिड्स, इस पैराग्राफ के ऊपर। जो नेक्स्ट पेज पे है वो है सोर्सेज। मेराइन एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, उन्हें मेराइन एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। तो फैट्स एंड ऑयल्स आर सिंथेसाइज्ड नेचुरली बाय एनिमल्स, प्लांट्स एंड मेराइन ऑर्गेनिजम्स। तो हम फैट और ऑयल कहाँ से हासिल करते हैं, जानवरों से, पौधों से और मेराइन एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनसे। फर्स्ट वाला पॉइंट है, एनिमल फैट्स आर फाउंड इन एडिपोज टिश्यू सेल्स। एडिपोज टिश्यू सेल्स कौन से होते हैं, एडिपोज टिश्यू सेल्स पढ़े हैं आप लोगों ने, बायो वाले ही, बायो में होते हैं एडिपोज सेल्स। अच्छा, एडिपोज सेल्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इनको फैटी सेल्स कहते हैं, बॉडी में होते हैं हमारे, ठीक है। फैट को कंट्रोल करते हैं। एनिमल सिक्रीट मिल्क फ्रॉम विच। एनिमल जो है वो मिल्क सिक्रीट करते हैं जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, मक्खन और घी बनाते हैं। तो ये लिपिड्स कौन से क्या होता है, ये घी होता है ना, और ऑयल, उसी को ही कहते हैं। तो बटर एंड घी आर यूज फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग फॉर फूड। जो हम लोग घर में फूड जो है वो फ्राई करते हैं, उसके अंदर जो ऑयल यूज होता है, घर में जो होता है घी वगैरह, वो क्या है, लिपिड है। वो कहाँ से हासिल करें हम लोग, एनिमल से। फॉर प्रिपेयरिंग बेकरी प्रोडक्ट्स एंड स्वीट्स। जो बिस्कुट वगैरह वो भी किसमें होते हैं, ऑयल में पकाते हैं ना, तो वो भी क्या है, लिपिड है। और सेकंड पॉइंट है, एनिमल फैट्स आर यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री। जहाँ पे साबुन बनता है वहां पे भी जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो हम लोग जो घरों में भी सोप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी जानवरों की चर्बी है, लेकिन वो साफ करके डाली जाती है। थर्ड वाला है, प्लांट सिंथेसाइज ऑयल्स एंड स्टोर देम इन सीड्स। अब पौधे किस तरह से ऑयल जो है वो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सनफ्लावर है, ठीक है। इसके यहाँ पे जो दरमियान में सीड्स लगे होते हैं, आप लोगों ने देखे हैं ना, सूरजमुखी के जिनको कहते हैं। तो यहाँ इनसे क्या लेते हैं, ऑयल लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिट है ऑयल के लिए। तो इसके ऑयल को क्या, ब्लैक, इसके अंदर ब्लैक कलर के नहीं होते वही वाले। तो उससे क्या होगा, सनफ्लावर ऑयल बनेगा, ठीक है। उसके बाद कोकोनट ऑयल किससे बनता है, नारियल से। ग्राउंड नट ऑयल, नट किसे कहते हैं, अखरोट को, ठीक है। तो उससे भी क्या है, घी बनता है। एंड कॉर्न ऑयल, छल्ली से। दीज ऑयल्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल ऑयल और घी फॉर कुकिंग एंड अदर पर्पसेस। अब सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल और ग्राउंड नट ऑयल और कॉर्न ऑयल, इसको किस में यूज करते हैं, कुकिंग में। फोर्थ पॉइंट है, मेराइन एनिमल्स लाइक सैल्मोन एंड वेल्स। वेल का तो आप लोगों को पता होगा ना, मछली जो होती है, ठीक है। तो उसी शक्ल की एक और होती है सैल्मोन। आप लोग गूगल पे जाके सर्च करना, टिक आ जाएगी सामने।
आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ऑयल, इनसे भी हम लोग क्या लेते हैं, ऑयल लेते हैं। दीज ऑयल्स आर यूज्ड एज मेडिसिन, फूड, लिवर ऑयल। अब इससे जो वेल और सैल्मोन से हम लोग लेते हैं उसका नाम क्या है, फूड लिवर ऑयल। अब ये किस लिए यूज हो रहा है, ये मेडिसिन में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, मेडिसिन में इस ऑयल को यूज करते हैं, खाने में नहीं। इसके बाद नीचे टेबल दिया हुआ है ये वाला हाइड्रोजिनेशन वाला। हाइड्रोजिनेशन कैसे करवाएंगे वेजिटेबल ऑयल की। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को ऐड करना, और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजिनेशन करवानी है। तो वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड में होगा पहले। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड उसके स्ट्रक्चर फार्मूला में होगा, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे और निकल कैटालिस्ट डालेंगे, कैटालिस्ट भी डालते हैं रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, ठीक है। और टेम्परेचर कितना दिया, 250 डिग्री सेल्सियस। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेजिटेबल घी में, जो कि है सैचुरेटेड ट्राई ईस्टर। अब घी में और ऑयल में क्या डिफरेंस है, ऑयल अलग चीज होती है और घी अलग चीज होता है, ठीक है। जैसे वनस्पति घी है, जो घी होगा ना उसके अंदर आप लोग हाथ लगाओगे ना तो ऐसे छोटे छोटे मोलिक्यूल्स फील होंगे, ठीक है, व्हाइट व्हाइट कलर के। और जो ऑयल है वो बिल्कुल पानी की तरह होगा ऑयल। इसमें क्या डिफरेंस, ठीक है। हाँ, और जो ऑयल होता है ना वो ज्यादा नहीं होता, रूम टेम्परेचर पे जमता नहीं है वो, ठीक है। तो कौन सा बेनिफिट है ज्यादा, ऑयल या घी, ऑयल ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। हार्ट पेशेंट्स के लिए घी मना होता है इसी वजह से। उसके बाद है नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 108, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड। लिविंग सेल के अंदर बहुत से न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमने उनकी टाइप्स पढ़नी है न्यूक्लिक एसिड की। और न्यूक्लिक एसिड होते क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनकी चेन मिलकर क्या बनाती है, न्यूक्लिक एसिड। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस एक क्या है, बेस है, एक क्या है, शुगर है, और एक फास्फेट ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें से नाइट्रोजनस बेस कौन सी है, अब ये वाला डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इस तरह से स्ट्रिप्स लगी होती हैं, इसको क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये शुगर, कौन सी होगी शुगर, पेंटोज शुगर, और इसके साथ फास्फेट ग्रुप भी अटैच होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शुगर फास्फेट बैकबोन। ये वाली जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, शुगर फास्फेट बैकबोन, और अंदर वाली ये चीज क्या है, बेस है। कौन सी बेस है ये, नाइट्रोजनस बेस। अब न्यूक्लियोटाइड एक है ना, अब मिलकर ये बनाएंगे किसको, न्यूक्लिक एसिड को। अब मैंने ये एक न्यूक्लियोटाइड का बताया कि ये 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, कौन कौन सा, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। अब ज्यादा सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, एक न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। वो न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ना है, 2 तरह का होता है, एक होता है डीएनए और एक कौन सा होता है, आरएनए। डीएनए का नाम किससे है, एब्रीविएट डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दोनों में बस ये डिफरेंस है, डीऑक्सी वाला बायो में पढ़ लिया आप लोगों ने। अब आप लोग पढ़ो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड वाला डीएनए वाला टॉपिक बुक से। DNA consists of deoxyribose sugar. Its structure was discovered by J. Watson and F. Crick in 1953. कौन कौन से साइंटिस्ट थे, जे वाटसन एंड एफ क्रिक। 1953 में इन्होंने इसका स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था, और इस स्ट्रक्चर में क्या थे, डीऑक्सीराइबोज शुगर थे। इट इज अ लॉन्ग, अब उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं कैसा था। दो जो थी वो क्या थी, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल थे जिनके अंदर 2 चेन्स बनी हुई थी। अब ये 2 चेन्स हैं, ठीक है, 1 ऊपर वाली है और ये नीचे वाली, और ये क्या बना रही है, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। हेलिक्स किसे कहते हैं,
इसको लाइन कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, हेलिक्स। इसकी शेप का नाम है हेलिक्स, ठीक है। It is a long double-stranded molecule consisting of two chain. Each chain is made up of sugar, phosphate and a base. अब उन्होंने ये एक चेन निकाल के दिखाई है। अब ये किससे मिलकर बनी है, अभी बताया था मैंने। बेस होती है शुगर और फास्फेट। अब उन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया इसलिए इकट्ठा लिख दिया, शुगर फास्फेट बैकबोन। The sugar and phosphate groups make the backbone of the chain and two chains are linked through bases. अब दोनों चेन जो है वो किससे जुड़ी हुई हैं, ये अलग थी, ये अलग थी, ठीक है, और ये वाली अलग थी। इनके दरमियान में बेसिस बनी है इस तरह से। तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने स्ट्रक्चर को हेलिक्स बना लिया इस तरह, ताकि ये अटैच रहे, डी अटैच ना हो सके, इसलिए उन्होंने अपना हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया। द चेन्स आर रैप्ड अराउंड ईच अदर इन अ डबल हेलिक्स फॉर्म। रैप्ड का क्या मतलब होता है, रैप का मतलब है एक दूसरे को कवर कर लिया उन्होंने, ठीक है, जैसे रैपर होता है। तो इस तरह उन्होंने हेलिक्स स्ट्रक्चर बना के कवर कर लिया एक दूसरे को। उसके बाद है डीएनए इज द परमानेंट स्टोरेज प्लेस फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए और आरएनए। ये सेल है हमारे पास, इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्या है, डीएनए है बहुत ज्यादा। अब जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो जीन से आता है, हमारे मदर और फादर के जीन से जो आता है उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर किसी के फादर इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, और उनके 3 बच्चे हैं, तो उनमें से किसी 2 के पास क्या होगा, वो इंटेलिजेंट होंगे, और एक के पास, अगर उनकी मदर जो थी वो इंटेलिजेंट नहीं है तो उसके पास जहानत नहीं आएगी। तो उस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद कलर भी डिपेंड करता है, ठीक है, मदर और फादर पे। तो इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो हम लोग अपने माँ बाप से लेकर आते हैं उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वो कहाँ स्टोर होती है, डीएनए के अंदर। डीएनए इज द परमानेंट स्टोरेज प्लेस फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। इट कैरीज एंड स्टोर ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। अब वो सेल की तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। It passes these information as instruction from generation to generation how to synthesize particular protein from अमाइनो एसिड। अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे डीएनए स्टोर कर लिया हमने। ये स्टोर किस लिए करते हैं, अब ये क्या है, मदर और ये फादर। अब आगे क्या है, एक सन है, ठीक है, तो आगे क्या है, जो उसके चाइल्ड होंगे उसके अंदर क्या है, ये डीएनए जो स्टोर हुआ था इसके अंदर वो आगे चला जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होता रहेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसीलिए कुछ डिजीजेज होती हैं वो क्या करती हैं, मतलब शुरू से ही कह रहे होते हैं कि फैमिली को ये मसला है, ठीक है, वो इसी वजह से होता है। It passes this information as instruction from generation to generation how to synthesize particular protein from अमाइनो एसिड। और ये डिपेंड कर रहा होता है, प्रोटीन जो होती है अमाइनो एसिड से बनती है ना, तो प्रोटीन की भी बात कर रहे हैं कि प्रोटीन भी उस पर डिपेंड कर रही होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे। जितने ज्यादा अमाइनो एसिड होंगे उतनी प्रोटीन बनेगी। उसके बाद है दीज इंस्ट्रक्शन आर जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। और इसको क्या कहा है उन्होंने, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ है ये। दे डिटरमाइन वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज अ मैन और अ ट्री और अ डंकी एंड वेदर अ सेल इज अ नर्व सेल और मसल सेल। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, हमारे अंदर इतने सारे न्यूक्लिक एसिड हैं, ठीक है, अब इसमें से अगर एक भी चेंज हो जाता है तो क्या हो जाएगा, अगर एक भी चेंज, फॉर एग्जांपल फिंगर के न्यूक्लिक एसिड थे, उनमें से एक जो है वो चेंज हो जाएगा तो किसी की एक फिंगर ही नहीं होती, किसी की ज्यादा होती है तो किसी की कम होती है। तो ये इसलिए इसको क्या कहा है, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ बोला है उन्होंने। और नीचे वाली लाइन में लिखा है दे डिटरमाइन वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज अ मैन। अब न्यूक्लिक एसिड हर किसी के डिफरेंट होंगे, ठीक है, एनिमल्स के अलग, इस तरह से प्लांट्स के और तरह के, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि इससे ही पता लगता है कि क्या है, ये नर्व सेल है, मसल सेल है, मैन है, क्या है। लास्ट वाला है पैराग्राफ, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस इन डीएनए डिटरमाइन द प्रोटीन डेवलपमेंट इन न्यू सेल। अब नाइट्रोजिनस बेसिस की बात करें कि उसका क्या काम है, ये जो अंदर है कौन कौन सी होती है नाइट्रोजिनस बेसिस, 4 तरह की होती है ना, बायो में पढ़ी है आप लोगों ने, केमिस्ट्री में डिटेल से नहीं पढ़ना। एडिनिन पढ़ी है, ADTC, 4 तरह की होती हैं।
ये है ना बेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अटैच है, ए, इसके साथ क्या है, टी, यहाँ पे क्या है, सी। नहीं की ये, नहीं की। तो यहाँ पे क्या होगा, जी। इन न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, 8th क्लास में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ ये इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। 4 तरह की होती है, ए, टी, सी और जी। बताती हूँ। उसके बाद है द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस इन डीएनए। ये इसकी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिटरमाइन द प्रोटीन डेवलपमेंट इन न्यू सेल। अगर इनकी सीक्वेंस जो है वो सही होगी तो प्रोटीन सही से बनेगी, और अगर सीक्वेंस थोड़ी सी भी खराब हो जाएगी तो क्या होगा, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड बनाते हैं ना, तो अमाइनो एसिड ही नहीं बनेगी ना प्रोटीन बनेगी। द फंक्शन ऑफ द डबल हेलिक्स फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज टू इंश्योर दैट नो डिसऑर्डर टेक प्लेस। अभी हमने नाइट्रोजिनस बेस का पढ़ लिया कि इसका क्या काम था, ठीक है। ये क्या करती है, प्रोटीन जो है वो बनाती है सेल में। अगर ये नहीं सही होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगी। अब हमने क्या पढ़ना है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसका क्यों था, ये वाला जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये किस लिए बनाया गया, इसलिए कि कोई डिसऑर्डर ना हो सके। अगर ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर काज कर देगा। अब ये खराब कैसे होगा, नाइट्रोजिनस बेस की वजह से। अगर यहाँ से एक नाइट्रोजिनस बेस नहीं आती, ठीक है, तो ये आपस में लिंक ही नहीं करेगा और ये कहीं और चला जाएगा, और कोई और डीएनए का जो है वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगी, सारी सीक्वेंस खराब हो जाएगी। डीएनए कैरीज जीन्स दैट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। अब आरएनए किससे बनता है, डीएनए के जीन से आरएनए बनता है, ठीक है। आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ना है ये कि आरएनए बनता कैसे है। ये इस तरह डीएनए होता है, ठीक है। ये इसके नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। तो यहाँ पे आती है एक प्रोटीन अटैच होती है, यहाँ पे प्रोटीन अटैच होती है, यहाँ पे आरएनए बनता है, ठीक है। तो आरएनए जो है वो इस तरह से अलग होता है, ये डीएनए आगे की तरफ मूव करता है और आरएनए पीछे से निकलता है, ठीक है। तो इस तरह आरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो वो क्या कह रहे हैं, डीएनए के पास वो जीन होता है जिससे वो आरएनए को बनाता है। तो इसलिए लिखा है डीएनए कैरीज जीन्स दैट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। एरर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द जीन सिंथेसाइज फॉल्टी आरएनए। अगर कोई एरर आ गया जीन के अंदर, ठीक है, कोई भी जीन है उसके अंदर एरर आ गया, यानी कि वो अपनी सही पोजीशन पे नहीं आया, तो क्या होगा, डीएनए आरएनए नहीं बनेगा, ठीक है। तो आरएनए भी क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा, उसमें खराबी आ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने लिखा है एरर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जीन सिंथेसाइज फॉल्टी आरएनए। इट सिंथेसाइज फॉल्टी प्रोटीन्स। तो प्रोटीन भी खराब होंगी। दैट डज नॉट फंक्शन द वे दे आर सपोज टू। तो वो प्रोटीन जिस काम के लिए बनाई गई थी वो फंक्शन ही नहीं होगा बॉडी में। दिस डिसऑर्डर काज जेनेटिक डिजीजेस। जिससे क्या होता है, जेनेटिक डिजीजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, ठीक है, उसके बाद उसके किसी और बच्चे को भी हार्ट अटैक हो जाता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसका एक जीन जो है वो फादर से सन में ट्रांसफर हो गया था, तो उस जीन की वजह से उसको हार्ट अटैक होता है। उसको वो डिजीजेस होंगी पहले, और फिर हार्ट डिजीज और फिर हार्ट अटैक। उसके बाद है राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। राइबो न्यूक्लिक, उसके पास कौन सी शुगर थी, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। डीएनए के पास, आरएनए के पास कौन सी है, राइबोज शुगर होती है इसके पास। इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। ये डबल था तो ये कौन सा आता है, ये सिंगल होता है बिल्कुल। It is responsible for putting the genetic information to the work for putting the genetic information to work in the cell to build protein. अब डीएनए से क्या बन रहा था, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। अब ये कैसे बनता है, इसके टू होते हैं, ट्रांसएक्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेसेस। वो आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ने हैं। तो आरएनए का क्या वर्क है इसमें, रोल ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखो रोल ऑफ आरएनए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट इज रिस्पॉन्सिबल से है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू वर्क इन द सेल टू बिल्ड प्रोटीन। आरएनए प्रोटीन को बनाता है। इट्स रोल इज लाइक अ मैसेंजर। और ये क्या करता है, आरएनए न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। अब आरएनए क्या करता है, आरएनए यहाँ से बनता है और बाहर आ जाता है सेल से।
अब इसके पास मैसेज होते हैं आरएनए के पास, और प्रोटीन भी होती है। अब ये मैसेज क्या करता है, एक सेल के पास लेके जाता है, फिर दूसरे के पास लेके जाता है, इस तरह फुल बॉडी पे जब मैसेज लेके जाएगा तब भी वर्क होता है, ठीक है। तो आरएनए का ये क्या काम है, इट इज लाइक अ मैसेंजर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, अंडरलाइन कर लो सब। आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए टू ट्रांसमिट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आरएनए कौन सिंथेसाइज कर रहा है, डीएनए। आरएनए रिसीव, रीड, डिकोड एंड यूज द गिवन इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन। अब आरएनए का काम क्या है, आरएनए क्या करता है, रिसीव करता है इससे मैसेज, डीएनए से मैसेज रिसीव करेगा, कोड्स रिसीव करेगा, डी कोड्स जो खराब होंगे कोड्स ये जो हैं, ATGC अगर गलत लगे हुए हैं तो वो कौन रिसीव करेगा मैसेज, आरएनए के पास वो मैसेज जाएगा। एंड गिव इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन देगा और फिर क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, ठीक है। Thus RNA is responsible for directing the synthesis of new protein। तो असल में प्रोटीन कौन बना रहा है, डीएनए के आरएनए, आरएनए बना रहा है, ठीक है। Thus RNA is responsible for directing synthesis of new protein। अब नीचे उन्होंने लिखा हुआ है डीएनए सिंथेसाइज एंड पास इंस्ट्रक्शन टू। डीएनए का क्या काम है, सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और मैसेज को आरएनए में पास करता है, ठीक है। अब आरएनए क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, सारा करना है। और आप लोग देख लो इसको हेडिंग्स के साथ लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। कल को हमने विटामिन वाला पढ़ना है।